नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम देख रहे हैं मैथ की 9वीं क्लास है। हमारा जो चैप्टर है वो है लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लासा और मासा। लासा और मासा में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अपवर्त, समापवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक और अभाज्य गुणनखंड। लासा मतलब है लघुत्तम समापवर्त और मासा मतलब है महत्तम समापवर्तक। लासा मतलब क्या है? लघुत्तम समापवर्त और मासा मतलब है महत्तम समापवर्तक। आज हम पहले उसका बेसिक देखेंगे कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं ज्ञानवाड़ी यूपी टेट की क्लासेस, जो कि प्राइमरी और जूनियर के लिए चलती हैं। अगर आपको यूपी टेट, सी टेट या एस टेट की तैयारी करनी है तो ये हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ज्ञानवाड़ी, आप ज्ञानवाड़ी यूपी टेट के नाम से चैनल को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं अपवर्त या गुणज क्या होता है। अपवर्त, अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मल्टीपल। अपवर्त का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अपवर्त का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। ठीक। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें कि कोई एक भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4। अगर हम कहें कि 4 के अपवर्त क्या है, 4 के अपवर्त क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणज। 4 के गुणज क्या है? तो हमने क्या बताया? ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से, मतलब दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 से कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी 4 और 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे ही अन्य संख्याएं। अर्थात 4 की गुणज, अगर हम 4 का गुणा करते जाएं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो हमने क्या बताया कि अपवर्त या गुणज क्या है? ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 8 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12, 16, 20, 24, ये संख्याएं भी 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अगर हम कहेंगे 4 के अपवर्त या 4 की गुणज कौन सी संख्याएं हैं, तो 4 के गुणज हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस प्रकार से जो है ये हो गए 4 के अपवर्त। ऐसे ही मान लीजिए कहा गया 2 का अपवर्त, तो 2 का अपवर्त 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब दी गई संख्या जो है उससे क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो वो हमें क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपवर्त या गुणज। क्या कहेंगे? अपवर्त या गुणज। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल, अर्थात उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक। समापवर्त या सर्वगुणज क्या है? समापवर्त या सार्वगुणज क्या है? इसे हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 30, एक संख्या है 30। ठीक। या ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि 3 व 5 के समापवर्त क्या है? 3 व 5 के समापवर्त या कॉमन मल्टीपल क्या है? तो हमें देखनी है कि ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हों। तो अगर हमें कहा जाए कि 3 और 5 के समापवर्त या कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, तो ऐसी संख्या में देखनी है जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर हम बात करें तो 15, 15 क्या है? 3 से भी विभाजित है पूर्णतः और 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। ऐसे ही बात करें तो 30, 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। 45, 60, ऐसे ही अन्य संख्याएं ये हमारी 3 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी और 5 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। अर्थात
दी गई संख्या दो या दो से अधिक संख्या जो है उससे अगर पूर्णतः विभाजित है तो वे संख्या हमारी क्या कहलाएंगी कॉमन फैक्टर। क्या कहलाएंगी, सॉरी, कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाएंगी, समापवर्त। कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं, क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। ठीक है, तो 3 और 5 के जो समापवर्त क्या हो जाएंगे, 15, 30, 45, 60, ऐसे ही जो हमारा 120। ठीक, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी समापवर्त। ठीक, समापवर्त का मतलब है कि समान अपवर्त। समान अपवर्त मतलब दी गई दो या दो से अधिक संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनके हमें समान अपवर्त ढूंढना है, मतलब समान गुणज ढूंढना है। ठीक, ये हमारा क्या है, अपवर्त। एक संख्या के यहाँ पे गुणज होंगे, एक संख्या का अपवर्त होगा। और यहाँ पे समापवर्त मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त होंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त होंगे। ठीक है, अगर अपवर्तों की संख्या की बात करें तो किसी भी संख्या के जो है असीमित अपवर्त हो सकते हैं। कितने अपवर्त हो सकते हैं, असीमित, अनगिनत। जहां तक हम गुणा कर सकते हैं वहां तक किसी भी दी गई संख्या के अपवर्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यही अपवर्त से हम लोग निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त हम आगे पढ़ेंगे भी। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम, लघु मतलब छोटा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा समापवर्त, जैसे अगर कहा जाए कि 3 और 5 के ये सारे क्या हैं, समापवर्त हैं। 15, 30, 45, 60, 120, ये क्या है, 3 और 5 के समापवर्त हैं। अगर कहा जाए कि इसमें सबसे छोटा समापवर्त का क्या है, इसमें सबसे छोटा समापवर्त क्या है, तो सबसे छोटा समापवर्त है 15। सबसे छोटा समापवर्त क्या है, 15। तो 3 और 5 का जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो लासा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। 15 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 और 5 दोनों के समापवर्त हैं, अर्थात दोनों के समान गुणज हो, ऐसी कोई भी संख्या 15 से छोटी नहीं है। तो इसलिए हम 15 को क्या कहते हैं, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालना हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टर। इसका मतलब होता है कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या बताया, तो जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अर्थात दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो ये हो गए 4 के अपवर्त। और यहाँ पे अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है, अर्थात दी गई संख्या जो है, जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः उसको विभाजित करे, अर्थात वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए एक संख्या है हमारी, एक संख्या को हम मान लेते हैं कुछ भी, कि 36। 36 के हमें निकालना है अपवर्तक। ठीक, 36 के हमें क्या निकालना है, अपवर्तक। तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या हमारी क्या है, 36 है। दी गई संख्या क्या है, 36 है। तो वे संख्याएं जो 36 को पूर्णतः विभाजित करें, तो 36 को पूर्णतः विभाजित करती हैं 1, 2, 3, 4 भी पूर्णतः विभाजित करेगी, और उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, 9 चौक 36, फिर उसके बाद हमारा विभाजित करेगा 12, 12 तिहाई 36, फिर 18 और फिर 36। ठीक, तो 1 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी, 3 से भी विभाजित होंगी, 4, 4 9 36, 6 छंग 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36 और 36 एक अन्नम 36। तो 36 के अपवर्तक या 36 के फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड, क्या हो जाएंगे, 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या हो गई, या 36 के अपवर्तक की संख्या हो गई 9। इसका मतलब है यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो अपवर्तक होते हैं किसी भी संख्या के, वो एक सीमित होते हैं। वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। किसी भी संख्या के जो अपवर्तक हैं वो सीमित होंगे, जबकि अपवर्त क्या होते हैं, असीमित होते हैं, अर्थात हम जहां तक संख्या को गुणा कर पाए।
जबकि गुणनखंड में क्या है कि 36 को कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, 36 को कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, तो 36 को 1 विभाजित करती है, 2 विभाजित करती है, 3 करती है, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, ये संख्या जो पूर्णतः विभाजित करती है। तो अपवर्तक में याद रखेंगे किसी भी संख्या के अपवर्तक एक तो एक होता है, एक स्वयं होता है, एक और स्वयं वही संख्या होती है। तो दो तो होते ही होते हैं किसी भी संख्या के अपवर्तक। एक 36 का एक अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य अपवर्तक हमें देखना है, तो उसमें 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे ही हमारा है समापवर्तक अर्थात समान गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, समान गुणनखंड। अर्थात ऐसी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसमें कितनी संख्या हो जाएंगी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक, ऐसे समझे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 15, दूसरा है 30 और एक है 45। ठीक, संख्या है 15, 30 और 45। दी गई संख्या हमारी कितनी है, 15, 30, 45। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 15 को, 30 को और 45 को, तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। तीनों को पूर्णतः क्या कर विभाजित करे, तीनों को पूर्णतः विभाजित करे, उसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। तीनों का क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। अर्थात ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित करे, तो वो क्या कहलाएगी, 15, 30 और 45 का समापवर्तक कहलाएगी। ठीक, तो जैसे देखें, अगर हम बात करें तो एक एक तो है ही है, एक तीनों को विभाजित करेगा। ठीक, एक जो है सारी संख्या को विभाजित करता है। इसके बाद देखें तो तीन, दो नहीं करेगा, तीन, तीन से 15 भी कटेगा, 30 भी कटेगा और 45 भी कटेगा। चार भी नहीं कटेगा। पांच की बात करें तो पांच भी तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। और इसके बाद आता है हमारा 15। 15 जो है वो 15 को, 30 को और 45 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो अगर बात करें तो 15, 30 और 45 के जो समापवर्तक हो गए, 15, 30, 45 के जो समापवर्तक हो गए या जो कॉमन फैक्टर हो गए, वो क्या हो गए, 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15। तो 1, 3, 5 और 15 जो है, ये चार संख्याएं जो हैं वो 15, 30 और 45 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं 15, 30, 45 का समापवर्तक या कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहेंगे समान गुणनखंड। ठीक, यहीं से हमारा निकल के आता है महत्तम समापवर्तक। क्या निकल के आता है, महत्तम समापवर्तक। याद रखेंगे, यहाँ पे होता है लघुत्तम समापवर्त। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा है समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त क्या है, समापवर्त का मतलब है कॉमन मल्टीपल, अर्थात समान गुणज, समान गुणज। ठीक, मतलब दी गई संख्या जो है दो या दो से अधिक दी गई संख्या के जो है उसे जो है पूर्णतः विभाजित करते हो। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः क्या क्या हो, विभाजित करते हो। जैसे 3 और 5 की हमने समापवर्त देखा था, 15, 30, 45, जो कि इसको पूर्णतः विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, लघुत्तम समापवर्त। जबकि समापवर्तक में क्या है, समापवर्तक में हमने बताया कि समान गुणनखंड हो, समान गुणनखंड हो। 15, 30, 45 के समान गुणनखंड क्या हो गए, 1, 3, 5 और 15। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है महत्तम समापवर्तक का मतलब, महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा, अर्थात सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड अगर हम बात करें 15, 30 और 45 के सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो 15, 30, 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड है 15। 15, 30, 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड या सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, 15 है। तो 15, 30, 45 का जो मासा हो जाएगा, इसका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, समापवर्तक। तो आगे हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम पहले बेसिक देखेंगे। तो हमने देखा क्या होता है, हमने देख लिया अपवर्त या गुणज क्या होता है, मल्टीपल, और इसी का जो है कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समापवर्त। इसके बाद हमने देखा अपवर्तक या फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड, और इसी का हमने वो देख लिया कॉमन फैक्टर या समान गुणनखंड, जिसे हम बोलते हैं समापवर्तक। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग और देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
हमने गुणनखंड देख ही लिया, हमने देखा गुणनखंड अर्थात समापवर्तक। ठीक, गुणनखंड में हमने क्या देखा कि किस दी गई संख्या को कौन सी संख्या जो है पूर्णतः विभाजित करती है। तो 45, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 45, इसको 1 विभाजित करती है, 3 विभाजित करती है, 5 विभाजित करती है, 9 विभाजित करती है, 15 विभाजित करती है और 45 विभाजित करती है। ठीक, जैसे अगर हम 45 का गुणनखंड निकालें या समापवर्तक निकालें तो 45 का समापवर्तक या गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। हमें देखना है अभाज्य गुणनखंड। क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि ऐसा गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो। गुणनखंड क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो अगर हम देखें 45 के कौन कौन से गुणनखंड जो है वो अभाज्य संख्या है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, हमने बताया था अभाज्य जब हम पढ़ रहे थे। 3 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी 9, 15 और 45 क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 और 5। इसका मतलब है कि 3 और 5 ये हो गए 45 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे ये, 45 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो हमें गुणनखंड में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में हमें पहले उसका गुणनखंड निकालना है, फिर देखना है कि उस गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या जो है अभाज्य है, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से टॉपिक थे, 5 टॉपिक जो कि बहुत ही जरूरी हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए। तो ये हमारा बेसिक था। कल हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और उससे संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।